जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SIR के सिंह पर। आज हम करेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7। 50 क्वेश्चन का सेट है दोस्त, बहुत ही मज़ेदार सेट है और आप मेरे साथ करेंगे तो ये और भी मज़ेदार हो जाता है और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। इसका उदाहरण आप पहला ही सेट मेरे साथ करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा मैं अपने निर्देशन में टेलीग्राम ग्रुप खोल रखा हूँ परफेक्ट एडुशाला, उसमें आपको GK GS का संपूर्ण तैयारी करवाता हूँ और स्पेशली जो बिहार दरोगा से हैं उनके लिए तो वो ग्रुप और भी बेहतर है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक आप मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो जल्द से मेरा ग्रुप ज्वाइन करें और अपना तैयारी को और भी बेहतर बनाएं मेरे साथ। चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। एडुटेरिया 5000 प्लस से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं दोस्त वो BPSC प्री लेवल के होते हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो प्रत्येक सेट में ऐसा होता ही है जो BPSC प्री लेवल का होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पहले हम समझते हैं दोस्त कि ये मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, चाहे कार्बोहाइड्रेट को कितने गुणों के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक गुणों के आधार पर दोस्त तथा जल अपघटन के व्यवहार के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। और एक स्वाद के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट को बांटा जाता है, सकरा और नॉन सकरा, अनसकरा जिसको बोलते हैं, असकरा भी। तो वो चीज़ है। तो स्वाद के आधार पर 2 भागों में, सकरा जो स्वाद में मीठे होते हैं और जो असकरा होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं, कड़वा होता है वो। तो उसके आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर, तो रासायनिक गुण के आधार पर जो होता है वो जल अपघटन के व्यवहार के आधार पर बांटा जाता है। तो इस जल अपघटन के व्यवहार के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन है आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग है उसका। पहला भाग है मोनोसेकेराइड, दूसरा भाग है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा भाग है पॉलीसेकेराइड। 3 भाग आप समझ गए दोस्त कौन कौन? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड क्या है दोस्त, देखेंगे हम बारी बारी से। वह यौगिक जो जल अपघटन द्वारा पुनः कार्बोहाइड्रेट में अपघटित नहीं होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्त CnH2nOn। इसका सामान्य सूत्र होता है। जैसे इसका उदाहरण है ग्लूकोज, जहां N का मान आप क्या रख सकते हैं? N का मान आप 3 से लेके 7 तक में बिलोंग करता है N का मान। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। इसका उदाहरण है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला आप लोग देख रहे होंगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। तो वहां पे उसका वही चीज है कि C6H12O6 होता है जो CnH2nOn को फॉलो करता है। अब दूसरा भाग हम देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्त, शॉर्टकट में मैं बता देता हूं कि ओलिगोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन द्वारा 2 से 10 मोनोसेकेराइड उत्पन्न करते हैं। अब जल अपघटन द्वारा प्राप्त मोनोसेकेराइड के संख्या के आधार पर भी ओलिगोसेकेराइड को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला डाइसेकेराइड, दूसरा ट्राइसेकेराइड और तीसरा टेट्रासेकेराइड। इसके अलावे ये तो ओलिगोसेकेराइड का भाग हो गए। एक पॉलीसेकेराइड होता है। वो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? ये जल अपघटन द्वारा अत्यधिक मात्रा में मोनोसेकेराइड उत्पन्न होता है। तो पूरा आप कार्बोहाइड्रेट का डिवाइड का प्रकार समझ गए होंगे। अब इसका आंसर होगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? तो मोनोसेकेराइड सुक्रोज नहीं होगा दोस्त, मोनोसेकेराइड सुक्रोज नहीं होगा। बाकी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज नहीं होगा। बाकी ये सब जितने भी है वो मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस शैली में प्रसिद्ध गया का विष्णु पद मंदिर है? आप लोग जान रहे होंगे कि जो प्राचीन भारत है उसमें मंदिरों के डिजाइनेशन के आधार पर उन्हें बांटा गया था 3 प्रमुख शैलियों में, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में, द्रविड़ शैली मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में और बेसर शैली है ये मध्य भारत में। मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स जो शैली होता है उसे बेसर शैली बोलते थे। तो इसमें पूछा गया है कि जो विष्णुपद मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? तो विष्णुपद जो है वो गया में स्थित है। तो ये गया भारत के उत्तर में स्थित है, तो नागर शैली आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को छाट सकते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ये होल्य प्रसति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता रवि कीर्ति थे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदी है दोस्त, सतलज और काली नदी है तो कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। असम हिमालय क्या है? असम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय का जो भाग है उसको बोलते हैं असम हिमालय। और पंजाब हिमालय देखते हैं, पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच का हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। और नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय दोस्त काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय का भाग है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय प्रदूषक निम्न में से कौन सा है? पहले हम समझ लेते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक क्या होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के दहन से उत्सर्जित प्रदूषक होते हैं दोस्त उसको द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं। तो इसका द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण स्मॉग हो जाता है। और प्राथमिक प्रदूषक वह होते हैं जो सीधी प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई एश कैसे? ज्वालामुखी विस्फोट से फ्लाई एश उत्पन्न होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है वो प्राथमिक प्रदूषक है, तो ये सब गलत हो जाएगा। और द्वितीयक प्रदूषक हो गया स्मॉग। द्वितीयक प्रदूषक वो होता है दोस्त जो कार्बन डाइऑक्साइड के दहन से उत्सर्जित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बंधुआ मजदूरी का व्यवस्था एवं निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बंधुआ मजदूर ये आप जानते होंगे अनुच्छेद 23, इसी में बलात् श्रम भी है कि किसी को आप जबरदस्ती करके वो काम नहीं करवा सकते। मानव व्यापार भी प्रतिबंध इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अब हम बारी बारी से अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 आप जानते होंगे, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका आप देखते होंगे मनपसंद शादी या कहीं विदेश घूमने का मन है आपको तो वो अनुच्छेद 21 के तहत ही वो अधिकार आपको दिया जाता है। और अनुच्छेद 19, ये अनुच्छेद 19 में है दोस्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। जो प्रेस है आर्टिकल 19 से वो इसी अनुच्छेद में आता है। अब अनुच्छेद 24 देखते हैं। अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष के कम आयु को बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 24 में आता है। तो इसमें बंधुआ मजदूरी का निराकरण पूछ रहा है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक फेराडे होता है दोस्त, तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम में रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ 1973 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? अब देखिए सुमिलित नहीं पूछ रहा है, तो पहला देखते हैं। नहीं, सुमिलित है पूछ रहा है, सुमिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित है। तो पहला देखेंगे बक्सर का युद्ध, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव। नहीं दोस्त, बक्सर का युद्ध 1964 में हुआ था। और यह युद्ध मीर जाफर नहीं, यह युद्ध अंग्रेज सेनापति इस युद्ध में हेक्टर मुनरो थे। और यह युद्ध भारत के मतलब 3 प्रमुख सम्राट या नवाब मिल के लड़े थे, जिसमें प्रमुख थे बंगाल के मीर कासिम, उस समय बंगाल के नवाब थे। और मुगल वंश के एक शासक थे शाह आलम द्वितीय, और अवध के शासक थे शुजा-उद-दौला। तीनों संयुक्त रूप से मिल के ये युद्ध लड़े थे, बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में जब बंगाल के नवाब और जो मुगल बादशाह है वो हार जाते हैं, तो यहीं से अंग्रेजों का सत्ता पर पकड़ और भी मजबूत हो जाता है। और उन्हें पता चल जाता है कि अब इंडिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें पराजित कर सके। तो बक्सर का युद्ध आप याद रखिएगा 1964 किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। अब चलिए बांडीवास का युद्ध देखते हैं। तो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, सही है दोस्त, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी सेनापति थे वो डी लैली थे और अंग्रेजी सेनापति आयरे कोटे थे। अब देखते हैं ये जालियांवाला का युद्ध, जालियांवाला नहीं दोस्त, ये मुझे लगता है कि चिलियांवाला का युद्ध है। चिलियांवाला का युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का भाग है जो 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अंग्रेज पराजित हो गए थे बुरी तरह से। ये देखते हैं खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था।
और ये साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच हुआ था खेड़ा का युद्ध। तो पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। खाली बांडीवास का युद्ध सही है। ये 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध। ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी का संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो पांडिचेरी का दोस्त संधि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त है दोस्त। लेकिन पहली बार धन निष्कासन को जो बताया था कि अंग्रेज भारत से धन निष्कासन कर रहे हैं, वो दादा भाई नौरोजी थे जो पहली बार धन निष्कासन। लेकिन यहाँ एक पुस्तक का बात कर रहा है कि इस पुस्तक में धन निष्कासन के बारे में, तो इसमें रमेश चंद्र दत्त बताए थे। अब दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो दूध पायस का उदाहरण है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। सुपीरियर झील आप जानते होंगे अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। यहीं पे और 4 झीलें हैं प्रसिद्ध। 15 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो जीडीपी का आंकड़ा एनएसएसओ जारी करता है, आप जानते होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है रबी फसल का पौधा। तो हम देखेंगे, तो ये चना सहायक नहीं है, पूछ रहा है चना मटर सेम, तो ये तीनों करता है, धान नहीं करता है, खरीफ फसल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ट्राइसेम योजना के बारे में पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। यह 1979 में आया था दोस्त, ट्राइसेम योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो बीपीएल में जो लोग आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उसमें जो लोग आते हैं उनका विकास करना है। तो इसमें हो जाएगा ग्रामीण विकास से संबंधित है ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि बीपीएल के लोग ज़्यादातर ग्रामीण भाग में ही पाए जाते हैं। तो 1919 में आया था इसका मुख्य उद्देश्य था जो बीपीएल के लोग हैं, बीपीएल में जो लोग आते हैं, बीपीएल का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लेवल, तो उसका विकास करना था। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। पहले बाल्टिक देश समझ लेते हैं दोस्त कि बाल्टिक देश क्या है। तो बाल्टिक देश वैसे देशों का समूह है दोस्त जो प्रथम विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य से अलग स्वतंत्र हो गए। तो इसमें मुख्य रूप से आता है, इसमें मुख्य रूप से जो बाल्टिक देश में आता है वो आता है एस्टोनिया, लातोविया और लिथुआनिया। तो एक बेलारूस एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। और बाल्टिक देश पूछेगा तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों आप याद रखिएगा कि वैसे देश जो प्रथम विश्व युद्ध के समय रूसी साम्राज्य से अलग हुए थे, वैसे देश को क्या बोला जाता है, बाल्टिक देश। 3 थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि बिबियन डेरोजियो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। पूछ रहा है कौन व्यक्ति उपस्थित नहीं थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। और कौन व्यक्ति उपस्थित है, तो बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सुप्रू और आगा खान। इन लोग ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। तो ये भी क्वेश्चन बना के पूछ देता है कि कौन से व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो शिक्षा, वन, परिवार नियोजन नहीं, पंचायती राज दोस्त, ये तीनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और जो पंचायती राज है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो वो आंसर हो जाएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि शिक्षा, वन और परिवार नियोजन किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है। तो वायु का उठा हुआ बुलबुला है दोस्त, तो आप लोग सोचेंगे कि उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन उसका उल्टा होता है, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। ऐसा अपवर्तनांक के कारण होता है दोस्त, क्योंकि हम अपवर्तनांक चैप्टर आप पढ़े होंगे, फिजिक्स का चैप्टर है,
तो आप पढ़िएगा। थोड़ा मैं अभी लंबा वीडियो हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बाद में किसी और क्वेश्चन में मैं बता दूंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। होता तो उत्तल है लेकिन पानी में जाता है तो अवतल की तरह क्यों व्यवहार करने लगता है, या किसी को पता हो तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं देखता हूँ आप लोग कितना पढ़ते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं दोस्त। पहला ऑप्शन देखते हैं, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, बिल्कुल सही है। पागलपंथी विद्रोह दोस्त, पागलपंथी विद्रोह करम शाह किए थे। करम शाह इसके प्रमुख लीडर थे। करम शाह पागलपंथी विद्रोह का आप नोट कर लीजिएगा, करम शाह। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों भी याद कर लीजिएगा, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, रामेसी विद्रोह चित्तर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, पागलपंथी विद्रोह करम शाह। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित युद्धों को कला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा युद्ध कब कब हुआ था। बांडीवास का युद्ध अभी पीछे आया था। बांडीवास के युद्ध के बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो 1760 में हमने बताया था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। और इसमें फ्रांसीसी सेनापति कौन थे, तो डी लैले, और अंग्रेजी सेनापति कौन थे, तो आयरे कोटे। और बांडीवास का युद्ध 1760 हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1744 में दोस्त। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से 69 में। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय पूछेगा तो 80 से 84, और तृतीय पूछेगा तो 90 से 92, और चतुर्थ पूछेगा तो 1799। तो चारों आप आंग्ल मैसूर युद्ध इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो 67 से 69, द्वितीय 80 से 84, तृतीय 90 से 92, और चतुर्थ 1799। बेदरा का युद्ध कब हुआ था दोस्त, तो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। तो इसके आधार पर अगर हम सजाएंगे तो पहले कर्नाटक युद्ध हो जाएगा, फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और बाकी जो मैं बताया हूँ सारा का इस भी बता दिया हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, किस बौद्ध संगति के अनुसार अभिधम पिटक की रचना हुई। अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुआ था दोस्त, तृतीय बौद्ध संगति। इसका मैं इस भी बता दिया हूँ कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था। आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब लिखिएगा, हम समझेंगे कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं अगर जवाब लिखेंगे तो। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कलाक्रम बताइए। अब देखिए, इसमें आप बोलते हैं इस भी नहीं याद होता, तो इस भी ऐसे ही याद होगा दोस्त। आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इस भी ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो इसमें अगर खाली इस भी का हम बात करें तो क्रिप्स मिशन भी 1942 में, और भारत छोड़ो भी 1942 में, अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 में। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें मंथ कम से कम आपको याद रखना है। तो क्रिप्स मिशन का बात करें तो यह 22 मार्च 1942 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का बात करें तो यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को। अगस्त प्रस्ताव का बात करें तो ये 8 अगस्त 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 को। इसके आधार पर आप इसको सजाएंगे तो पहला हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। तो अगस्त प्रस्ताव शुरू में देख लेते हैं किस में है, 2 ऑप्शन में है, 2, 4, 1 क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव क्योंकि 8 अगस्त 1940 में, फिर उसके बाद हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। ऐसे करके आप सजा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी। और मकर रेखा को पूछेगा तो लिम्फो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है दोस्त। यह 2000 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब सभी, लेकिन इसको लागू किया गया था 2003 से। इसको लागू 2003 से किया गया था दोस्त। अब देखिए, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। तो चश्मा के लेंस में क्रूक्स कांच उपयोग होता है।
और फ्लिंट कांच का उपयोग होता है दोस्त बिजली के बल्ब, कैमरे के लेंस और दूरबीन बनाने में। और पायरेक्स कांच का उपयोग कहाँ होता है? पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला में होता है। और मृदु कांच का उपयोग रासायनिक पात्रों एवं अन्य वैज्ञानिक उपकरणों में। मृदु कांच, आप तीनों को समझ गए होंगे कि फ्लिंट कांच बिजली के बल्ब, कैमरे के लेंस और दूरबीन, पायरेक्स कांच प्रयोगशाला, और मृदु कांच रासायनिक पात्रों और वैज्ञानिक उपकरण, और क्रूक्स कांच तो चश्मा के लेंस। आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर से नहीं पूछ रहा है दोस्त। तो ये वैशाली, देखते हैं किस उस नगर का नहीं है। वैशाली, तो यहाँ तो महावीर का जन्म ही हुआ था दोस्त। वैशाली, पांव पीरू में मृत्यु हुई थी। चंपा, ये भी महावीर से संबंधित। लुम्बिनी हो जाएगा दोस्त, इसका संबंध गौतम बुद्ध से है, लुम्बिनी का। तो महावीर से नहीं होगा, गौतम बुद्ध से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? वंश और राजधानी का बात कर रहा है, तो देखते हैं। चंदेल, खजुराहो, बिल्कुल सुमिलित है। सोलांकी, अनिलवाड़, बिल्कुल सही है। प्रतिहार, कनौज, बिल्कुल सही है। कलचुरी, कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी है दोस्त, जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है। और बुंदेलखंड के दक्षिण का जो यह प्रदेश है उसको चेदी के नाम से भी प्रसिद्ध था, इसलिए कलचुरी वंश को चेदी वंश भी कहते हैं। इसका राजधानी त्रिपुरी था और ये बुंदेलखंड का आसपास का क्षेत्र था त्रिपुरी उस समय का, जिसको चेदी देश के नाम से जाना जाता है। इसलिए कलचुरी वंश को क्या कहा जाता है? चेदी वंश कहा जाता है। इसका राजधानी कहाँ था? त्रिपुरी। अब चलिए, मढ़ौरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दोस्त। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आता है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? अकबर द्वारा जाजिया कर की समाप्ति 1564, बिल्कुल सही है दोस्त। दीन-ए-इलाही 1582, बिल्कुल सही है दोस्त। मजहरनामा अकबर द्वारा शुरू किया गया था दोस्त। और मजहरनामा में कोई भी धर्म के खिलाफ विवाद होगा तो जो अकबर का निर्णय होगा वो प्रमुख होगा। ये 1579 में शुरू किया गया था। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा मजहरनामा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानस बदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये जहांगीर किया था दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, आप लोग जानते होंगे। चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? अब देखिए, बंधनों की क्रियाशीलता, तो बंधनों की क्रियाशीलता हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्त कि जिसमें ज़्यादा बंधन होगा तो वो ऑलरेडी कमजोर रहेगा। जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होगा, जैसे एकल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है, जबकि डबल ट्रिपल ऐसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो बंधन कमजोर होता जाएगा। तो जो बंधन कमजोर होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। जैसे किसी फैमिली से ही आप उदाहरण ले सकते हैं कि जिस फैमिली में ज़्यादा मेंबर होते हैं वो फैमिली मतलब थोड़ा उसमें पारिवारिक एकता का थोड़ा फूट देखा जाता है और वो फैमिली जल्दी टूट जाती है। लेकिन शॉर्ट फैमिली है तो वो जल्दी नहीं टूटेगी। तो इस तरह से आप एक ट्रिक बना के याद रख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जितना ज़्यादा बंधन उतना ज़्यादा क्रियाशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहती है? तो यह यकृत में संचित रहता है दोस्त। और इसको जब शरीर में कहीं ना कहीं शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का कमी होता है तो लीवर क्या करता है? लीवर इसको प्रोटीन में बदल देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था दोस्त। 1969 में उस समय हमारे प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी थी। और ये योजना का काल पूछ रहा है तो चौथी योजना हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक हुआ था। अब जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है दोस्त। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम पेट्रोल और कार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है पूछ रहा है। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है दोस्त। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो नहीं पूछ रहा है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 5 राज्य आप याद रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। चांगला जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है दोस्त, चांगला जम्मू कश्मीर। सिपकला हिमाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है दोस्त। बामडीला उत्तराखंड दिया हुआ, उत्तराखंड नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और नाथुला सिक्किम, बिल्कुल सही है। बामडीला खाली आप याद कर लीजिएगा एक्स्ट्रा में, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पश्चिम तट के अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। आप जानते हैं दोस्त, पूर्वी तट पर एक तो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है और यह तट ज़्यादा चौड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्वी तट पश्चिम से चौड़ा होती है तथा डेल्टा क्षेत्र है, तो इसलिए पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा चावल पैदा होता है, जैसे बंगाल उंगाल का भाग आप देख रहे होंगे। अब देखिए, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध है। तो ये संविधान के भाग 11 में उपबंध है दोस्त। भाग 10 क्या है, तो भाग 10 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में जानकारी, भाग 10। भाग 12 का बात करेंगे तो भाग 12 है बीत संपत्ति समुदाय और बाद। और भाग 13 देखेंगे तो भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। अब यहाँ से आपको 4 भाग याद हो गया। इस तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल रहा है आप उसको ऐड करते रहेंगे अपने नोटबुक में या अपने प्रैक्टिस सेट में ही। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जिसकी सूचना उसे 14 दिन पहले दी जाती है। और यह इसके लिए कम से कम जो सदन से आरोप लगाया गया उस सदन का 1/4 भाग पर वो लिखित रूप में वो मिलेगा, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है देश के इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस परिस्थिति में किसी सांसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन है यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थित रहे, बिल्कुल सही है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यह भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, भारत के सांसद द्वारा हटाया जाता है। ऊपर आप महाभियोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 61। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग का प्रावधान किया गया। तो ये 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था दोस्त, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 338 में 338 बी जोड़ा गया था। और इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक स्तर पर मान्यता दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है पूछ रहा है। तो ये के दत्ता है, एक किताब है के दत्ता का। अब नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है। तो मानव विकास सूची निर्माण में अमर्त्य सेन जुड़े हुए। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इस तरह से आप पूरा 50 नंबर का सेट देख लिया दोस्त। अभी तक जो हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर ले। और कैसा लगा आज का सेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो मैं क्वेश्चन पूछा उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्त अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। पढ़ते रहिए आप, मस्त रहिए।